हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम की, जिनके लिए जो बुरी खबरें हैं वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। और इस बीच में इनके लिए एक और बुरी खबर आई है कि आरबीआई ने जो इनके पेटीएम एग्रीगेटर लाइसेंस की रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। और अब ये जो नए ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस बीच में अगर हम पिछले 10 साल का प्रदर्शन देखें किसी भी आईपीओ के फर्स्ट ईयर का, तो उसमें पेटीएम दुनिया का सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करने वाला आईपीओ बन गया है। तो आज के वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको पेटीएम का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पेटीएम के बुरे टाइम की, तो पिछला कुछ समय पेटीएम के लिए काफी खराब रहा है। और अब ये दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं जो कि शायद ये नहीं करना चाहते थे। ये अगर हम पिछले 10 साल के जो आईपीओज आए हैं दुनिया में इस साइज के, जिस साइज का पेटीएम था, ये 18,300 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर के आए थे। अगर सिमिलर साइज के आईपीओ की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 साल में ये सबसे ज्यादा खराब परफॉर्म करने वाला आईपीओ बन चुका है। इससे पहले 2012 में स्पेन का बैंकिया करके जो आईपीओ आया था, वो पहले साल में 82% गिरा था। उसके बाद अब पेटीएम है, जो कि अगर हम इसका आईपीओ प्राइस देखें 2150 का था, वहां से अब लगभग 79% गिर चुका है। और नवंबर नवंबर में ये 30% के आसपास गिर चुका है। और अगर हम दूसरे शेयर्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पेटीएम अकेला आईपीओ है। नाइका की अगर बात की जाए तो 55% वो भी पिछले एक साल में गिर चुका है। पीबी फिनटेक का 65%, डिलीवरी का जो शेयर है वो 38% गिर चुका है। जोमेटो 60%, और इवन एल आई सी 28% गिर चुका है। तो यानी कि जो सभी जो नए आईपीओज आए हैं पीछे बड़े बड़े, उसमें गिरावट देखी गई है, लेकिन इन सब में शीर्ष नंबर पे पेटीएम है। और अब इनके लिए और भी आगे मुश्किल भरा टाइम है, क्योंकि एक तो इनके जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि उनका जो लॉक इन पीरियड एक्सपायर हो गया था, तो उसकी वजह से वो अपना स्टेक बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इनका स्टॉक प्रेशर में रह रहा है। और इवन मैक्वायरी ने, जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने ये बोला है कि पेटीएम को आने वाले टाइम में जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसको कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अक्टूबर में अनाउंस किया था कि ये इसको रिलायंस इंडस्ट्री से डीमर्ज करके एक सेपरेटली लिस्टेड एंटिटी बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ी थ्रेट हो सकता है पेटीएम के लिए। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि ये कंज्यूमर और बिजनेस लेंडिंग देंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल ब्रोकिंग, असेट मैनेजमेंट, इस तरह की सभी सर्विसेज को ये शुरू करेंगे और एक सुपर फिनटेक ऐप बनाएंगे, जो कि पेटीएम इन ए वे बहुत टाइम से कर रहा है। तो इनके कंपटीशन में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाला है। और एनालिस्ट का मानना है कि एक बहुत बड़ी एंटिटी बन सकता है। ये टॉप फिफ्थ, जो टॉप 5 एनबीएफसीज हैं उसमें आ सकता है। तो ये इवन पेटीएम के अलावा कुछ बैंकों को भी चैलेंज कर सकता है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, यानी कि जो लेटेस्ट बुरी खबर आई है पेटीएम के लिए, तो आरबीआई ने जो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड है, जो कि पेटीएम की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, इनकी जो पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज की एप्लीकेशन थी ऑनलाइन मर्चेंट्स के लिए, इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज क्या होती है? तो एक पेमेंट एग्रीगेटर जो पेमेंट सर्विसेज है मर्चेंट से, या जो कमर्शियल साइट्स होती है उनसे एक्सेप्ट कर सकता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से। जैसे आपने देखा होगा पेटीएम जो डिफरेंट मर्चेंट है उनके बिहाफ पे कस्टमर से पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है, और इसको एक सर्टेन टाइम के बाद ये मर्चेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो आरबीआई ने बोला था कि भाई अगर कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर है, यानी कि इस टाइप की सर्विसेज कर रहा है, वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि उनको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। हालांकि जो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है, इसको आरबीआई ने बोला है कि भाई आप रीअप्लाई कर सकते हैं, आपको नेसेसरी अप्रूवल लेने पड़ेंगे। जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी में आया है उससे रिलेटेड जो भी एग्जिस्टिंग रूल है, उसके हिसाब से जब आप अप्रूवल ले लेंगे, तो आप इस एप्लीकेशन को अगले 120 दिनों में रीअप्लाई कर सकते हैं। तो पेटीएम ने यही बोला है कि भाई हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई है, हम इसको रीअप्लाई करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के बाद। और इसके अलावा जब तक ये लाइसेंस नहीं लिया जाता पेटीएम के द्वारा, तो पेटीएम कोई भी नया ऑनलाइन मर्चेंट ऑन बोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये एक खराब खबर है।
क्योंकि ऑनलाइन मर्चेंट जितने हैं वो उतने ही रह जाएंगे, नए ये ऐड नहीं कर पाएंगे। और ये दूसरा बड़ा ब्लो है पेटीएम के लिए रेगुलेटर के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा। इससे पहले मार्च में आपको याद होगा जब मैंने ये वीडियो भी बनाया था कि आरबीआई ने जो इनके नए कस्टमर ऑनबोर्डिंग है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। उन्होंने बोला था कि भाई आपको आईटी सिस्टम ऑडिट कराना पड़ेगा, और अभी भी ये बैन हटा नहीं है। और आरबीआई की तरफ से जो मैंडेटेड आईटी ऑडिट रिपोर्ट है अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ वो पेटीएम को मिली है, तो ये भी देखना होगा कि ये कितने टाइम और बैन चलता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है क्या ये नॉर्मल है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि पेटीएम अगर लार्ज पेमेंट गेटवे प्लेयर के हिसाब से देखा जाए तो ये इकलौता प्लेयर है जिसकी की एप्लीकेशन को आरबीआई ने रिजेक्ट किया है। क्योंकि अगर इनके कॉम्पिटिटर जैसे रेजर पे, पाइन लैब्स, कैश फ्री, सीसी एवेन्यूज की बात करें तो उनको इन प्रिंसिपल आरबीआई से अप्रूवल मिल चुकी है। इसके अलावा बिल डेस्क और पे यू की जो अप्रूवल है उस पे अभी रिस्पॉन्स आना बाकी है। तो अगर बड़े प्लेयरों में देखा जाए तो मोबी क्विक ही एक इकलौती एंटिटी है पेटीएम के अलावा। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जिनको की नेटवर्थ रिक्वायरमेंट की वजह से उनको रिजेक्ट किया गया है। बट मोबी क्विक के अलावा पेटीएम ही एक ऐसी एंटिटी है जिसकी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है, और मोबी क्विक ने भी एक रिपोर्ट के हिसाब से इसको रीअप्लाई कर दिया है। हालांकि पेटीएम जो पेमेंट बैंक की वेबसाइट है उसके हिसाब से इन्होंने बोला है कि इनके 100 मिलियन केवाईसी कस्टमर है, यानी कि 10 करोड़ कस्टमर है, और हर महीने ये लगभग 4 लाख कस्टमर्स ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा फास्टैग की बात की जाए तो इन्होंने 8 मिलियन यानी कि 80 लाख से ज्यादा फास्टैग इशू किए हैं, जो कि लार्जेस्ट इशूअर बनाता है इनको। तो इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो आरबीआई ने बैन लगाया है इसका इनके बिजनेस और रेवेन्यू पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैन है सिर्फ नए ऑनलाइन मर्चेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इनके जो ऑफलाइन मर्चेंट्स हैं, यानी कि जो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स होते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते हैं, तो उनको ये जो ऑल इन वन क्यूआर कोड वाली मशीन्स हैं, साउंड बॉक्स है, कार्ड मशीन है, ये इशू कर पाएंगे। इसके अलावा जो इनके पुराने ऑनलाइन मर्चेंट हैं वो भी अनअफेक्टेड रहेंगे। तो सिर्फ नए ऑनलाइन मर्चेंट्स पे ये जो बैन है एप्लीकेबल होगा। हालांकि पेटीएम जो भी बोले डेफिनेटली इनके लिए एक सेटबैक है, और खास करके इनका शेयर जो बहुत बुरी तरह से गिर रहा है, तो हो सकता है कि फर्दर इसमें डैमेज हो। क्योंकि इस स्पेस में जो कंपटीशन है लगातार बढ़ रहा है। जो भी ऑफलाइन प्लेयर हैं वो अब जो ओमनी चैनल यानी कि मल्टी पेमेंट सर्विसेज होती हैं वो मर्चेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आप फोन पे की बात करें तो वो भी अपना पेमेंट गेटवे लेकर के आ रहा है। पॉइंट ऑफ सेल्स प्लेयर जो एम स्वाइप है वो भी ऑनलाइन पेमेंट में घुस रहा है। तो इसमें डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ऐसे में पेटीएम को तेजी दिखानी पड़ेगी, और ये जो एप्लीकेशन रिजेक्ट होना डेफिनेटली एक नेगेटिव न्यूज है। और अब अगर हम इनके शेयर प्राइस के बारे में बात करें कि क्या करंट प्राइस पे हमें इसका शेयर लेना चाहिए, तो अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो एक साल में 74%, और अपने आईपीओ प्राइस से तो ये 79% गिर चुका है। पिछले एक महीनों में लगभग 29%, पिछले एक वीक में 15%। तो डेफिनेटली इसने काफी खराब परफॉर्म किया है। हालांकि जो ब्रोकरेज हाउस है उनके हिसाब से 1285 का आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इनका टारगेट दिया है, और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से भी इसका जो एवरेज प्राइस है 900 के आसपास होना चाहिए, और हायर साइड पे 1450 और लोअर साइड पे 470 के आसपास। तो आज की डेट में जो इसका प्राइस 465 है, ये अपने लोएस्ट टारगेट के हिसाब से चल रहा है। तो उस हिसाब से तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो जो न्यू एज कंपनीज हैं प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से इनको मार्केट में पीटा जा रहा है। तो अगर आपको इनके बिजनेस पे भरोसा है तो प्राइसिंग अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सेफ चलना चाहते हैं, तो और भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी शेयर अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, तो लार्ज कैप्स के साथ रहना ही बेहतर होगा। हालांकि मैं हमेशा की तरह वीडियो क्लोज करने से पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।